गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मुकेश राघव आज आपके सामने गुप्त पीरियड पार्ट 2 लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने पहले पार्ट में आपको बताया कि गुप्त पीरियड कब से शुरू हुआ, कौन कौन इसके शासक हुए और उनके द्वारा कुछ कराए हुए कार्य मैंने बताए थे। इस पार्ट पे मैं आपको गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्त कला, गुप्त साहित्य इनके बारे में शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव जानकारी दूंगा। सभी अपना एक डायरी पेन अपने साथ में रखें, क्योंकि बहुत सी बातें जब बताई जा रही हैं उस समय हमें दिमाग में रहती है कि याद रहती है, लेकिन बाद में हम भूल जाते हैं। इसलिए सब प्लीज़ अपना अपना एक डायरी और पेन अपने साथ में रखें। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो मैं कोर्स डिलीवर कर रहा हूँ ये आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के एसएसटी सब्जेक्ट का टॉपिक है। इसके साथ साथ आप इसको कंपटीशन एग्ज़ाम यूपी टेट, सी टेट, एच टेट, रीट अन्य जगह भी ये आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। तो इसको ध्यान से सुने, समझें। अगर कोई क्यूरी हो तो प्लीज़ आप इसमें कमेंट करिए, जिससे कि मैं समझ सकूं कि मेरे द्वारा कहाँ मिस्टेक हुई है, किस प्रकार की मुझे इम्प्रूवमेंट की और आवश्यकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ हम आज गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में बात करेंगे। देखिए, प्रत्येक इतिहास में जो भी राजवंश हुए हैं उनके इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें कुछ स्रोत चाहिए होते हैं, और इन स्रोतों की बात करें तो गुप्त काल में जो मेन जो स्रोत हैं मुद्रा राक्षस है, फायुयान, कामंदक का नीतिसार इत्यादि। ये देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया है इनको, सॉरी ये डबल हो गया। कामंदक का नीतिसार, फायुयान एक चीनी यात्री था जो इसके समय आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के समय इस काल में आया था, और उसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का राज्य का भ्रमण किया। जो भी उसने देखा सुना उसने अपने अनुभव में उसको लिखा है। इसके साथ जो राजा था वो उसका शासन प्रमुख होता था, जैसे मैंने पहले बताया मौर्य काल में था, कुछ वैसा ही था। और उसका जो पुत्र होता था वो युवराज होता था, जो कि उसका शासन कार्यों में उसकी मदद करता था। ये देखिए, सॉरी, शासन कार्यों में उसकी मदद करता था। और समुद्रगुप्त जो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र, ये उसका जो दरबारी कवि था हरिशैन, ये एक बहुत इंटेलिजेंट और बहुत एक महान व्यक्ति था। इसके ऊपर समुद्रगुप्त इतना विश्वास करता था कि उसे अपने बहुत बड़े 3 पद उसको अकेले को दे रखे थे। वो ये 3 पद थे: संधि विग्रह, कुमारमात्य एवं महादंड नायक। इन तीनों पदों को अकेला देखता था। एक पुरोहित पद होता था, जिसमें आप देखते हैं कि मौर्य काल में पुरोहित को एक सम्मान था, एक पद दिया हुआ था, जो यहाँ नहीं है। पुरोहित को मंत्री परिषद में स्थान नहीं दिया गया, उसको पुरोहित से संबंधित कार्य में ही रखा गया। प्यारे विद्यार्थियों, गुप्त काल में जो राज परिवार के जो सदस्य होते थे उनको क्या कहा जाता था? प्रश्न ये आ जाता है कई बार, उनको क्या कहा जाता था? कुमारमात्य। और साधारण कर्मचारी, जैसे कई बार आप वीडियो में भी, टीवी में भी देखते होंगे, चाट बाट शब्द आता है बहुत बार। तो ये जो सरकारी कर्मचारी होते थे उनको कहा था चाट बाट, भाई चाट बाट चले जाओ, ये इस तरह का एक वर्ड होता था चाट बाट, उसको यूज करते थे। और जो पहरेदार, जो गार्ड का काम करते थे, उनको क्या कहा जाता था? रक्षिन। क्या कहा जाता था? रक्षिन। ये नोट कर लें तो बहुत अच्छा है। और गुप्त काल में जिस प्रकार से मौर्य काल में न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई थी, कंटक शोधन और धर्मस्थलीय जो न्याय
न्यायालय थे, उसी प्रकार से गुप्त काल में 4 प्रकार के न्यायालय होते थे। नंबर 1 कुल न्यायालय, नंबर 2 श्रेणी न्यायालय, नंबर 3 गुण न्यायालय और नंबर 4 राजकीय न्यायालय। शासन जो था, जिस प्रकार से वर्तमान में हम भारत में एक संघ में रहते हैं, उसी प्रकार से पूरा जो एकात्मक व्यवस्था अगर देखें तो एक तरह एक शासन प्रमुख था, लेकिन राज्य कार्य की सुविधा के लिए शासन को अनेक प्रांतों में बांटा गया था और इन प्रांतों को क्या कहा जाता था? भुक्ति। याद रखने की बात है, प्रांतों को क्या कहा जाता था? भुक्ति। और भू राजस्व व्यवस्था की बात करें तो 1/6 भाग भूमि उपज का इस काल में लिया जाता था। इसके अलावा राज्य की भूमि के जो अन्य स्रोत थे, चुंगी, कुछ शुल्क लगाए जाते थे, जहाज़ों पे शुल्क थे, अन्य वस्तुओं पे शुल्क थे, विदेशी व्यापार शुल्क थे। ये राज्य की आय के प्रमुख स्रोत थे। और इसके साथ साथ गुप्त काल में एक बहुत बड़ी नौकरशाही विकसित की गई थी, बहुत से पदाधिकारी थे। इसमें अगर हम बात करें तो इसकी ज़्यादा कुछ नई जानकारी हमें नहीं मिलती है, लेकिन ये है कि इतना सत्य है कि गुप्त काल में जितने भी जो व्यवस्था जो पुरानी बनाई हुई थी उसको बनाए रखा, उसमें कुछ खास चेंजेज नहीं किए। और इसमें कुछ पदाधिकारी होते थे और इन पदाधिकारियों को कुछ जैसे अभी रिट में आया था लास्ट ईयर में प्रश्न कि भंडारगारिक एक ऐसा ही शब्द था, ये क्या था? तो ये थोड़ा सा एक बार ध्यान देने की ज़रूरत है। आप ध्यान से सुन भी लेंगे तो एक माइंड में हो जाएंगे। तो उसमें कुछ पदाधिकारी थे जिनका वर्णन मैंने यहाँ किया है। एक था महासेनापति, जो युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन किया था। आप टीवी सीरियल भी देखते होंगे जिसमें महासेनापति, तो महासेनापति कौन होता? युद्ध संचालन, बाहुबली जो पिक्चर थी उसमें भी आपने इसमें सुना होगा। दूसरा था महाभंडारगारिक, जैसे भंडार से रिलेटेड है, यानी कि रसद सामग्री की व्यवस्था सेना के लिए ये करता था। महाबलाधिकृत था, वो सेना जो सैनिक जो छावनी थी उसका प्रमुख था। महादंडपाशिक, जहाँ दंड की बात आती है तो दंडपाशिक जो पास मानी जकड़ना या कैद करना, और महादंडपाशिक यानी सबसे बड़ा ऐसा पुलिस अधिकारी। ये एक शब्दों से हम पहचान बना सकते हैं। महादंड नायक यानी कि दंड देने की जो क्षमता रखता हो, तो युद्ध एवं न्याय संबंधी जो अधिकारी था। चाट बाट जो मैंने बताया है, साधारण सैनिक होते थे। और सेना की एक छोटी जो टुकड़ी होती थी उसको क्या कहा जाता था? चंपू। क्या कहा जाता था? चंपू। एक होता था महासंधि विग्रहिक। तो महासंधि विग्रहिक सच पूछो तो ये है कि एक तरह हमारा जो राजदूत होता था, आज वैसा ही उस समय होता था, जिसका काम आता था विदेशी राज्यों से संबंध स्थापित करना। दूसरा था विनय स्थिति स्थापक, यानी कि विनय स्थिति एक शब्द से ही पता चल रहा है कि इसमें शांति व धर्म नीति की बात कर रहा होगा। और नेक्स्ट है भंडाराधिकृत। भंडाराधिकृत राजकोष का प्रधान होता था। एक होता था माँ अक्षपटलिक, अभिलेख विभाग का प्रमुख। एक होता था सर्वाध्यक्ष यानी सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? सचिवालय, और उसका देखने वाला कौन होता था? सर्वाध्यक्ष। महाप्रतिहार, राजप्रसाद की देख रेख करने वाला। बच्चों, प्रतिहार जो शब्द है वो एक ऐसा शब्द है जिससे ये होता है कि ये द्वारपाल का रक्षक होता है, इसका अर्थ भी यही होता है। और यही इसमें याद रखने के लिए हम देखते हैं कि महाप्रतिहार यानी कि जो राजप्रसाद का एक द्वार रक्षक हो गया, उनकी सुरक्षा का प्रमुख अधिकारी। गोलमिक, ये आया था ऐसा प्रश्न, मुझे याद है अच्छे से। जंगलों में जो राजस्व प्राप्त करने वाला अधिकारी होता है उसको गोलमिक कहते हैं। ये देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको ध्यान रखने के लिए। एक गोप से नॉर्मली आता है कि भाई ग्वाला वगैरह होगा, महाभारत देखते हैं कृष्ण से, तो गोप जो गांव की जो देख रेख करता था वो उसको गोप कहते थे। एक कार्णिक छत्तीसगढ़ में बहुत सी जातियां हैं और भी बहुत से इंडिया में रहती हैं। और ये कौन होते थे? रजिस्ट्रार, जिनका काम होता था लेखपाल लिखना, जो लेखने जो
राजकीय जो लेखा जोखा करना। एक होता था पुस्तपाल। पुस्तपाल ऊपर आया एक महा अक्षपटलिक जो अभिलेख विभाग का प्रमुख था, उसी का काम था। पुस्तपाल उसकी हेल्प करता था। एक तो होता था अग्रहारिक। अग्रहार यानी कि अपने जो भोजन है, जैसे उसका अग्रहार, हम मतलब आगे का जो पार्ट है पहले उसको एक पार्ट उसमें अलग कर देते हैं, उसी प्रकार से अग्रहारिक है। सबसे पता चल रहा है ये दान विभाग का प्रमुख होता था। और प्रांत को भुगती व उसके प्रांत जो प्रांतों में जो बटा हुआ था गुप्त काल, उसका जो मुख्य जो प्रशासनिक अधिकारी था, जो पालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका जो सर्वश्रेष्ठ शक्तियाँ जो सारी थी, वो तो केंद्रीय शासन में जो राजा की जो स्थिति वो थी, लेकिन प्रांतों में उसने अपने प्रांतपाल नियुक्त कर रखे थे और ये प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। और उसके जो गवर्नर, जिसको आज वर्तमान भाषा में गवर्नर बोल सकते हैं, राज्यपाल बोल सकते हैं, उसको प्रांतपति, उपरीक, महाराज अथवा गोप्ता कहा जाता था। और इसके साथ साथ जिले में जैसे विषय जिले होते थे उनको विषय कहा जाता था और इनकी नियुक्ति कौन करता था? प्रांतपति, है ना। दामोदरपुर जो ताम्रपत्र अभिलेख है, प्रश्न यह आ जाता है कि गुप्त काल में पंचायतों की जो अस्तित्व की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो ये किससे मिलती है? दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख से। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट है स्त्रियों की स्थिति की बात करें तो देखिए, हम जितने भी ग्रंथ देखते हैं, आप बहुत से धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ते होंगे, उसमें लिखा होता है कि पतिव्रता स्त्री है, इस तरह स्टोरियाँ बनते हैं। तो ये सारी जो स्टोरियाँ हैं गुप्त काल की एक रचनाएं हैं और उसमें स्त्री को पुरुष के अधिकार में रखा गया है और उसकी जो संपत्ति का अधिकार था पहली बार गुप्त काल में उससे वंचित किया। इसके साथ साथ हम सती प्रथा का भी जो उल्लेख देखते हैं तो भानुगुप्त के जो एरण अभिलेख है उसमें सती प्रथा का पहली बार हम उल्लेख पढ़ते हैं कि इसमें भानुगुप्त के एरण अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ये याद करने की बात है क्योंकि जो सती प्रथा जो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा जो रोकी गई, ये एक गुप्त काल से चलने वाली एक बहुत पुरानी परिपाटी थी जिसमें स्त्रियों को उसके पति के मृत्यु के बाद मरना पड़ता था, जलना पड़ता था जिंदा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हम कह सकते हैं कि गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति कोई खास अच्छी नहीं थी। वैश्याओं का जो बिजनेस था वो एक बुरा नहीं माना जाता था, उनको सामान्य जीवन जीने का अधिकार था और उनको क्या कहा जाता था? गणिकाएँ कहा जाता था। कायस्थ शब्द जो आप सुनते हैं, अभी बहुत सी जातियां हैं, उसका जो हम पहली बार जैसे अगर हम वर्णन की बात करें तो ये याज्ञवल्क्य जो स्मृति है उसमें हमें कायस्थ शब्द का पहली बार शब्द मिलता है। धीरे धीरे वो जाति में बदल जाती है। इसके साथ साथ गुप्त काल में जो कृषि है उसका वर्णन हमें मिलता है व्रत संहिता और अमरकोश में। कहाँ पे मिलता है? व्रत संहिता और अमरकोश में। और जो जिस भूमि में जंगल होता था उसको क्या कहा जाता था? अग्रहत। और इसके साथ साथ गुप्त काल में जो व्यापार वाणिज्य की बात करें तो उसमें दसपुर, कामरूप, बनारस, मथुरा ये कपड़ा उत्पादन के प्रमुख स्रोत थे। और गुप्त काल में अगर धर्म की बात करें तो गुप्त काल में वैष्णव धर्म इसकी सबसे ज़्यादा उन्नति हुई। विष्णु भगवान को सर्वश्रेष्ठ देव के रूप में माना गया और इसके जो स्रोत हैं वो ये हैं कि जो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, विष्णु के 10 अवतार में वराह एवं कृष्ण की मूर्ति की पूजा का स्थान है। अब एक बहुत बढ़िया प्रश्न आता है कई बार कि भाई ये जो मंदिर हैं इनका मिलान करिए, तो ऐसे ही आ जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा गुप्त काल में जो कुछ प्रसिद्ध मंदिर हुए उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, दशावतार मंदिर कहाँ पे है? झांसी में, देवगढ़ के। एक है विष्णु मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर है जो कहाँ पे है? जबलपुर में। एक शिव मंदिर है खो नागौद, मध्य प्रदेश में।
और एक है पार्वती मंदिर, नैना कुठार का पार्वती जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश में। एक है भीतरगांव मंदिर जो कि कानपुर में है। एक है शिव मंदिर भूमरा का, वो नागदा में एमपी में है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये धार्मिक शिक्षा थी। अब हम शिक्षा और साहित्य की बात करें तो इस काल में शिक्षा और साहित्य की अभूतपूर्व उन्नति हुई। अगर हम बात करें तो शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में इस काल को हमारे भारत के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जा सकता है। इस काल में शिक्षा एवं साहित्य की अभूतपूर्व उन्नति हुई। अनेक महान विद्वानों ने जन्म लिया, अनेक महान रचनाएं की। इसमें से सबसे प्रमुख है कालिदास, भारवी, शूद्रक, विशाख दत्त, भट्टी, भास, विष्णु शर्मा। वह पुराणों का जो हम वर्तमान जो स्वरूप देखते हैं वो सब किस में था? गुप्त काल में था। और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात है, आज जो भारतीय जनमानस में जो छाए हुए जो दो महाकाव्य हैं भारत हिंदुओं के, महाभारत और रामायण, इनकी रचना भी गुप्त काल में ही हुई। स्मृतियाँ भी कुछ गुप्त काल में रची गई, जिसमें याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद है, कात्यायन है और बृहस्पति है। और अगर कई बार ये आता है कि किस काल की तुलना पेराक्लीज जो एथेंस में एक जगह है उसकी या एलिजाबेथ युग से तुलना की जाती है, तो वो कौन सा है? गुप्त काल है। कौन सा है? गुप्त काल है। इसके साथ साथ हम गुप्त काल में कुछ रचनाएं हुई, इनमें हमेशा एक प्रश्न आता है कि वो कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो मृच्छकटिकम शूद्रक की है, देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, ये दो ग्रंथ हैं विशाख दत्त ने लिखे। एक है किरातार्जुनियम जो भारवी का था, रावणवध भट्टिका, स्वपनवास दत्ता, चारुदत्त, उरु भंग, कर्णभा, पंचरात्रि, ये महाकवि भास ने, ये बहुत महान कवि थे जिन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे। इनके साथ साथ एक दूसरे जो महान कवि हुए वो हुए कालिदास, जिन्होंने कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वश्यम, मालविकाग्निमित्र, मेघदूत एवं ऋतु संहार नामक ये ग्रंथ लिखे। और इसके साथ साथ पंचतंत्र, जिसमें ये मैसेज फुल स्टोरी हैं जो पशु पक्षियों के माध्यम से दी गई हैं, इसकी विष्णु शर्मा ने इसकी रचना की। एक है अभिधर्म कोश, इसकी रचना वसुबंधु ने की। और एक है शिशुपाल वध, जिसकी रचना किसने की? माघ ने। और अमरकोश अमर सिंह की रचना है। और इसके बाद हम आर्ट की बात करें तो अजंता एवं बाघ, यहाँ पे हमें गुप्त काल की जो चित्रकला के नमूने मिलते हैं, जिसमें गुफा नंबर 16 और 17 में जो बाकी जो गुफाएं हैं उनमें मरणासन राजकुमारी का जो एक चित्र है गुफा नंबर 16, ये प्रश्न आया भी था कि मरणासन राजकुमारी का जो चित्रांकन है वो किस गुफा से संबंधित है, तो वो 16 से है। और एक बुद्ध की गृह त्याग की घटनाएं हैं वो गुफा नंबर 17 से है। और इसके बाद हम विज्ञान की बात करें तो ये जो युग था श्रवण युग था, इसमें अनेक सच पूछो तो वैज्ञानिकों ने भी बहुत जन्म लिया। इसमें नंबर 1 जिसका नाम आता है ये है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने दशमलपति पृथ्वी गोल है और ये अपनी धुरी पर घूमती है, ये संसार को सबसे पहले किसने बताया? आर्यभट्ट ने। सूर्य सिद्धांत की रचना भी आर्यभट्ट ने की और एक ग्रंथ लिखा उन्होंने आर्यभट्टियम, इसकी रचना भी ब्रह्मगुप्त है, जिसने बीजगणित का उपयोग वह ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की रचना की है। और एक है बाघभट्ट, जिन्होंने चिकित्सा के अष्टांग संग्रह का ग्रंथ लिखा। एक पाल काव्य जिसने हस्त आयुर्वेद, जिसमें हाथियों की चिकित्सा संबंधी बातों का वर्णन है। धन्वंतरी, जिनका नाम चिकित्सा के क्षेत्र में एक सम्मान के रूप में लिया जाता है, ये चंद्रगुप्त के दरबार में थे। एक नागार्जुन है, नागार्जुन ने पहली बार संसार को रस चिकित्सा के बारे में बताया। इसके साथ साथ खनिजों का उपयोग व उनके रोग का निवारण, जैसे कि चांदी की भस्म, सोने की भस्म, ये हम आज आयुर्वेदिक हॉस्पिटलों में भी देखते हैं, तो उसमें सब इन सब का पहली बार नागार्जुन ने बताया कि इनका उपयोग कैसे किया जाता है। और
विज्ञान की अगर हम बात करें तो उस समय के विज्ञान की तुलना हम एक महरौली में जो एक स्तंभ है जो आज से 1500 साल पुराना है, लेकिन इतने वर्षों बाद ताज्जुब की बात है उसमें ना कभी कोई जंग लगी है ना कोई, वो आज भी वैसा वैसा खड़ा है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि गुप्त काल हमारे इतिहास का विज्ञान, वाणिज्य, कला, साहित्य के क्षेत्र में स्वर्ण युग था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें मैंने बहुत सी जानकारियाँ आपको दी हैं। इसमें साथ साथ कुछ नोट्स बनाए थे मैंने, वो आप नोट भी कर सकते हैं। और ये इससे बार मैं सोचता हूँ कि कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बचा है तो आप इनको नोट भी कर सकते हैं। और ये मैं वीडियो अपनी यूट्यूब पे अपलोड करूँगा जिसमें आप सब लोग इसको देख सकते हैं। इसमें कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, आप अपनी तैयारी के लिए एक बहुत अच्छा स्रोत है। प्लीज़ इसमें लाइक कमेंट करना ना भूलें, जो मुझे मोटिवेशन देता है। अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे खुशी होती है कि मुझे कोई देख रहा है, मुझे कोई सुन रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।